अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान पाकिस्तान जमहूरियत इत्तेहाद की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं बड़ा मेरे दिल के बहुत करीब, मेरी रूह के भी बहुत करीब ये मौजू है और मैं समझता हूँ ये इतना ज़बरदस्त मौजू है कि इसको हम शायद एक वीडियो में हम इस मौजू का अहाता ना कर सके और हम शायद इसे हमें 2-3 वीडियोस तक ले जाना होगा। लेकिन अजीज़ान मन, ये बड़ा खूबसूरत मौजू है। पाकिस्तान क्या है, क्यों है और इसके मकासद क्या है। इस मौजू को हम 2-3 एंगल से, 2-3 जावियों से हम इस मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे। हम इसको मंतकी हवाले से भी देखेंगे, हम इसे रूहानी हवाले से भी देखेंगे और हम इसे अपनी जो इस्लामी इक़दार जो है उनके हवाले से भी हम इसको देखेंगे। बहरहाल लेकिन मैं ऑनेस्टली मैं आपको इसके बारे में ये बताऊं कि मेरा इस मौजू के एक रूहानी लगाव है और वो आपको आगे मेरी गुफ्तगू में इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं रूहानियत के हवाले से पाकिस्तान को कैसे देखता हूँ और कैसे पाता हूँ। और ये जो कहा जाता है कि पाकिस्तान की तख्लीक जो है, एक बात याद रखें, पाकिस्तान आज़ाद कभी नहीं हुआ था और ना आज़ादी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, पाकिस्तान की तौहीन है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था या पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी तो ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान कभी ग़ुलाम था या पाकिस्तानी ग़ुलाम थे। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। कुदरत ने पाकिस्तान को ना कभी ग़ुलाम रखा, ना कोई पाकिस्तानी कभी ग़ुलाम हुआ और इंशाअल्लाह ताला कभी होगा भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। तो जब हमारी तख्लीक हुई, ये बड़ा प्यारा लफ्ज़ है तख्लीक। ये जो हम 14 अगस्त मनाते हैं ना, योम आज़ादी, ये योम आज़ादी नहीं है, ये योम तासीस है। इंशाअल्लाह ताला जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम इस पे लेजिस्लेशन करेंगे, कानून साजी करेंगे और हम इसे योम तासीस कहेंगे। योम आज़ादी तो सारी दुनिया मनाती है, भारत भी मनाता है। भारत मौजूद था 13 अगस्त 1947 को, उसकी सरहदें भी थी, भारत भी था, भारत की तारीख भी थी, भारतीय अवाम भी थी, वो आज़ाद हुए। हम तो नहीं थे 13 अगस्त 1947 को, तो हम क्यों कहें कि हम आज़ाद हुए थे। ये हमारी इंसल्ट है, ये पाकिस्तान की इंसल्ट है। और हमने जमहूरियत की खौफ से जन्म लिया है, हमने टेबल टॉक्स के ज़रिए जन्म लिया है, हमने डायलॉग के ज़रिए जन्म लिया है। हमें ये दुनिया दहशतगर्द कहती है। दुनिया को तो चाहिए कि वो आके हमसे सीखें कि डेमोक्रेसी क्या होती है, टेबल टॉक्स क्या होते हैं, डायलॉग क्या होते हैं। हम तो दहशतगर्द उस पर भी कभी बात करेंगे कि ये दाग हम पे लगाने की कोशिश क्यों की गई। बहरहाल अब आते हैं हम इस तरफ कि पाकिस्तान क्या है, क्यों है और इसके अजीम मकासद क्या है। देखिए, कायद-ए-आज़म की पाकिस्तान की तारीख में जिस हस्ती ने सबसे अहम तरीन किरदार अदा किया वो मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म, और वो ऐसे ही कायद-ए-आज़म नहीं बने। यानी आप यकीन माने, मैं आगे मैं कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से ही ये स्टार्ट लेना चाहता हूँ और फिर मैं पाकिस्तान की तरफ आऊँगा कि वाकई कुदरत चाहती थी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कायद-ए-आज़म बनना है और कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान तख्लीक करना है। ये कुदरत के अलावा मुमकिन ही नहीं था, नामुमकिन बात थी। तो इसका मैं आपको वो टर्निंग पॉइंट पे मैं आना चाहता हूँ, उस कहानी की उस मोड़ पे आना चाहता हूँ जिसने ये कहा, जिससे ये साबित हुआ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो अब पाकिस्तान की तख्लीक की जानिब रवाना होने लगे हैं। उस सफ़र की इब्तिदा में आपसे के बारे में बात करना चाहता हूँ। हिस्टोरिकली अगर आप पाकिस्तान की तख्लीक पे गौर करें तो ये एक्चुअली सर सैयद अहमद ख़ान से ही ये शुरू हो चुकी थी। ये तहरीक पाकिस्तान जो थी, इसकी इब्तिदा जो थी, इसका जो पहला बीज जो बोया गया वो सर सैयद अहमद ख़ान ने बोया। और सर सैयद अहमद ख़ान की बड़ी प्यारी सोच थी, एक बड़ी लिबरल, बड़ी एडवांस, बड़ी मॉडर्न थिंकिंग थी कि अगर हम जदीद दौर में, क्योंकि मुसलमान तो सारी दुनिया में पिट रहे थे, उनके पास जो था वो जा चुका था उनसे, बल्कि पिट क्या कहते कि पिट चुके थे, उनके पास कुछ भी नहीं रहा था।
जो सब कुछ जा रहा था, अपने आखिरी लम्हों में था, कई 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 जगह पे जा भी चुका था, तारीख आप उठा के देख लें तो सर सैयद अहमद ख़ान ये कह रहे थे कि हमें अगर जदीद उस पर दाखिल होना है, तो हमें जदीद दौर में दाखिल होना है, तो हमें जदीद तहजीबों को तस्लीम करना होगा और उस नॉलेज को, उनकी नॉलेज और उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना होगा और उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। बहरहाल मैं जो आपसे बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद जो थे वो एक कारोबारी बंदे थे, कारोबार करते थे कराची में, और उनका कारोबार को डावाडोल करने लगा। और उनका कारोबार की नोयत ये थी कि वो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे उनको वो फैसिलिटेट करते थे। उनके लिए उनकी जो कारोबारी नोयत इस किस्म की थी कि आपने कोई माल मंगाना है बाहर से या माल भिजवाना है तो वो उनको सहूलतकारी का काम करते थे। तो कायद-ए-आज़म जो थे वो उनके सबसे बड़ी औलाद थे और वो बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। उनके एक अंग्रेज़ दोस्त ने कहा, उनका एक अंग्रेज़ दोस्त था, उसने उनसे कहा कि आप अपने बरखुरदार को, जब वो कायद-ए-आज़म से मिले, मुलाकात हुई इनकी मोहम्मद अली से 15-16 साल के थे। जब मुलाकात हुई तो उन्होंने उनसे कहा कि आपका कारोबार वैसे भी डावाडोल हो रहा है और दिन ब दिन ज़वाल की तरफ जा रहा है, तो आप ऐसे करें कि आप अपने बेटे को लंदन भिजवा दें कारोबार की तरबियत के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरबियत के लिए आप अपने बरखुरदार को लंदन भिजवा दें। और तो लंदन में फिर इनको एक तरबियत मिलेगी, उससे ये होगा कि आपकी जो इंग्लिश कंपनीज़ के साथ जो आपकी बिजनेस डीलिंग्स हैं वो भी इम्प्रूव करेंगी और आपके कारोबार पे एक अच्छा असर पड़ेगा, और जब मोहम्मद अली ये तरबियत लेके वापस आ जाएंगे। तो उनके वालिद को ये तजवीज़ पसंद आई, और वो जो अंग्रेज़ जो था उसका लंदन में उनका दोस्त जो था, उनके जानने वालों का कोई ऑफिस था यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो उसने उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिस में लंदन में मोहम्मद अली जिन्ना को वहाँ पे उनसे कहलवा के वहाँ पे तरबियत के लिए उनको एक मौका मैसर कराया। तो मोहम्मद अली जिन्ना जब यहाँ से रवाना हुए पाकिस्तान से, उस वक्त तो हिंदुस्तान था, जब यहाँ से रवाना, तो ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। एक सबसे बड़ा बेटा, और ख़ास तौर पे जो उनकी वालदा जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो जैसे आपको पता है हमारी हिंदुस्तानी सकाफ़त या पाकिस्तानी सकाफ़त ले लें, और फिर उसमें वालदा जो होती हैं और फिर एक बड़ा बेटा, और वो भी 15-16 साल की उसकी उम्र, और फिर उस ज़माने में, मतलब आज से तकरीबन आप 100 साल पहले आप ले लें, ठीक है, उस दौर में, और फिर वो लंदन जाना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब लंदन जाते हैं तो उस ऑफ़िस में, उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑफ़िस में काम शुरू कर देते हैं। वो एक छोटा सा दफ्तर होता है, वो किताबें, वो फाइलें देखना और उनको देख रहे होते हैं। तो ये जहाँ ये ठहरे होते हैं तो वहाँ से रोज़ाना ये लॉ कॉलेज के सामने से गुजरते हैं, और ये लॉ कॉलेज को देखते हैं गुजर जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि इनको मौका मिलता है वहाँ पे उनके जो आप नेशनल असम्बली कह लें हमारी, उनके वहाँ पे उनको जाने का मौका मिलता है, और वहाँ पे वो जाके हॉल गैलरी में बैठ के वो जो लोअर हाउस है उसकी कारकर्दगी देखते हैं। अब देखें, ये कुदरत उनको अपॉर्चुनिटीज़ बना रही है, उनके लिए उनका ज़हन बना रही है। तो जब ये देखते हैं तो उन्हें सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ पे एक हिंदुस्तानी लीडर जो थे, तो वो उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों को वोट का हक देने के बारे में उनकी वहाँ तकरीर थी। ये उस तकरीर को सुनते हैं और उससे बड़ा मुतासर होते हैं उस लीडर की स्पीच से कि देखो ये हिंदुस्तानी मुसलमानों को, आई एम वेरी सॉरी, हिंदुस्तान के शहरियों के लिए वोट के हक के लिए वो स्पीच कर रहे होते हैं। ये वो स्पीच सुनते हैं, बड़े मुतासर होते हैं, लेकिन खैर फिर अपना इनका सिलसिला शुरू हो जाता है। ये फिर वापस आते हैं अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दफ्तर में काम वाम करते रहते हैं। तो ये अपने वहाँ पे लंदन में जिस रूममेट के साथ ठहरे होते हैं, ये बड़ी सुनने वाली बात है और समझने की बात
ये उस रूममेट से कहते हैं, वो रूममेट ने कहते हैं कि देखो मोहम्मद अली, तुम्हारी मैट्रिक तालीम है और यहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है, अगर तुम वो एग्ज़ाम कर लो तो तुम ग्रेजुएट हो जाओगे, क्योंकि आप मैट्रिक की बुनियाद पे, हिंदुस्तानी मैट्रिक की बुनियाद पे आप बैरिस्ट्री लॉ कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते थे। आपने कभी सवाल सोचा भी होगा कि कायद आज़म तो यहाँ से मैट्रिक करके गए थे, तो फिर वहाँ जाके लॉ कॉलेज में कैसे दाखिला ले लिया? ये उनके रूममेट ने उनको ये बताया कि अगर आप यहाँ पे लॉ कॉलेज में दाखिले का एक एग्ज़ाम होता है और ये इस साल का और ये आखिरी दफ़ा होने वाला है एग्ज़ाम, इसके बाद ये सहूलत भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप ये करो कि अगर आप ये एग्ज़ाम में अपियर हो जाओ और अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आप क्वालिफाई कर जाओगे लॉ कॉलेज में दाखिला लेने के लिए। तो कायद आज़म के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि अच्छा, मैं अगर ये एग्ज़ाम मैं कर लूँ तो मैं लॉ कॉलेज चला जाऊँगा। उनका दिल वहाँ लग नहीं रहा था, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दफ्तर में वो वहाँ उनका दिल लग नहीं रहा था, तो वो ये एग्ज़ाम दे देते हैं और कुदरत देखेंगे वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, पास कर लेते हैं और एलिजिबल हो जाते हैं लॉ कॉलेज के लिए, और फिर ये लॉ कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं। अब ये लॉ कॉलेज में दाखिला लेना ये उनके वालिद की ख्वाहिश के बिल्कुल खिलाफ था। ये अमल इस हद तक खिलाफ था कि उनके वालिद ने उनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, कायद आज़म के साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया और उन्हें और पैसे भिजवाने भी बंद कर दिए। और फिर एक सख्त दौर कायद आज़म पे शुरू हुआ कि जब उनसे जो उनके पास जो लिमिटेड पैसे थे वही वो इस्तेमाल कर रहे थे, और वो पैसे जो थे फिर एक वक्त आया कि वो पैसे भी ख़त्म हो गए। लेकिन उन्होंने लॉ कॉलेज नहीं छोड़ा और इस लॉ कॉलेज की बुनियाद पे उनके वालिद के दरमियान शदीद इख्तलाफात पैदा हुए, जो कि काफ़ी अरसा रहे, बहुत अरसा तक रहे बल्कि। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कायद आज़म की जो उनकी बायोग्राफी है उसके बारे में भी मैं वीडियो शुरू करूँ, ताकि मैं चाहता हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, हमारे जवान बच्चे जो हैं वो अपने बाबाए जो कौम है उनके बारे में जाने, उनकी ज़िंदगी के बारे में जाने और उनसे उनमें एतमाद आए। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कायद आज़म अपने रूममेट की बात मानते हुए ना मानते तो अब तो पाकिस्तान में शायद, क्योंकि कायद आज़म ने जितने बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, शायद ये सलाहियत किसी और बंदे में नहीं थी। और कुदरत तैयार कर रही थी उनको, कुदरत ने उनको तैयार किया और उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिस में जाना, उस ऑफिस को छोड़ के उस कॉलेज के सामने से गुजरना, वो जाके एक हिंदुस्तानी लीडर की वहाँ तकरीर का सुनना और उससे उनका उस पार्लियामेंट में दिलचस्पी का पैदा होना और हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने का जज्बा पैदा होना और फिर लॉ कॉलेज जाना। और क्योंकि उन दिनों में आप लॉ करने के बाद ही एक बेहतरीन सियासतदान आप बन सकते थे और कल्चर ऐसा था उस किस्म का। तो आज के लिए ये काफ़ी है। इससे अगली वीडियो में मैं आपको फिर आहिस्ता से ही बताऊंगा कि पाकिस्तान क्यों तख्लीक हुआ और इस अजीम मुल्क को अल्लाह ताला इससे क्या काम लेना चाहता है, इसकी तख्लीक के मकासद क्या है। इंशाअल्लाह ताला आप और मैं राब्ते में रहेंगे। मेरी एक गुजारिश है, हमारे चैनल को प्रमोट करें। ये हमारी लाइफ लाइन है, ये पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद की लाइफ लाइन है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।